नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हिंदी भाषा की शिक्षण विधियां। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियों में अपनों ने पिछले क्लास में शुरू किया था व्याकरण शिक्षण। तो बढ़ाते हैं उसको आगे और देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण में और अधिक क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। तो व्याकरण शिक्षण में कल अपनों ने व्याकरण का अर्थ व परिभाषा देखा था, अर्थ व परिभाषा। और उस संबंध में यदि अपन महत्वपूर्ण तथ्य और भी देखें तो देखिए, एक विद्वान है मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी ने कहा है, मारिया मोंटेसरी ने कहा है कि भाई व्याकरण है वो भाषा का मेरुदंड होता है। तो मारिया मोंटेसरी ने भाषा का मेरुदंड व्याकरण को बताया है। मारिया मोंटेसरी ने व्याकरण को क्या बताया है? भाषा का मेरुदंड बताया है। ठीक है, तो भाषा का मेरुदंड क्या है? ये व्याकरण है। और किसके अनुसार है? मारिया मोंटेसरी के अनुसार है। व्याकरण शिक्षण में अपनों ने देखा कि भाई व्याकरण शिक्षण वो शिक्षण है जिसके माध्यम से भाषा को एक सर्वमान्य रूप प्राप्त होता है। कैसा? भाषा को सर्वमान्य रूप इससे प्राप्त होता है। भाषा को सर्वमान्य रूप भी कौन देता है? व्याकरण देता है। साथ साथ अपनों ने विभिन्न परिभाषाओं द्वारा ये चीज भी देखी, इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि भाषा को सर्वमान्य रूप तो प्रदान करता ही करता है, साथ साथ व्याकरण जो है वो इसके स्वरूप का संरक्षण भी करता है। स्वरूप का संरक्षण भी करता है, इसकी रक्षा भी करता है, संरक्षण भी करता है। तो इस प्रकार से व्याकरणिक स्वरूप का संरक्षण या भाषागत स्वरूप का संरक्षण किसके माध्यम से होता है? व्याकरण के माध्यम से ही हो सकता है। तो ये चीजें अपनों ने देखी है। इसके साथ साथ अपन यूं कह सकते हैं कि भाई जो पूरा का पूरा ढांचा है, पूरा का पूरा ढांचा कहां से कहां तक? तो देखिए, वर्ण से लेकर भाषा बनने तक का, जिसमें सबसे पहले वर्ण और वर्ण मिलते हैं, क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द और शब्द मिलते हैं, क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य मिलते हैं तो क्या बनती है? भाषा बनती है। तो यहां से यहां तक का पूरा ज्ञान हमें किसके द्वारा करवाया जाता है? व्याकरण के द्वारा ही करवाया जाता है। तो यहां पर अपनों ने क्या चीज देखी? एक महत्वपूर्ण कथन देखा मारिया मोंटेसरी का, जिन्होंने व्याकरण को भाषा का मेरुदंड कहा है। इसके साथ साथ व्याकरण ही वह विधा है जो भाषा को सर्वमान्य रूप प्रदान करती है तथा उसका संरक्षण भी करती है। साथ साथ अपनों ने देखा कि भी वर्ण से लेकर भाषा बनने तक की पूरी प्रक्रिया अपन किसके अंतर्गत ही समझ सकते हैं? व्याकरण के अंतर्गत ही समझ सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अपन देखते हैं कि अन्य कौन से कथन है वो महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं। तो देखिए, व्याकरण का शिक्षण कब से करवाया जाना चाहिए? कौन सी उम्र से करवाया जाना चाहिए? कौन सी कक्षा से करवाया जाना चाहिए? यदि अपन इस चीज में देखें तो एक विशेष कथन आता है जिसको आप नोट लगाकर लिखेंगे। क्या? कि एक थॉमसन नामक विद्वान थे, एक रायबर्न नामक विद्वान थे, और इसके साथ साथ एक बायट नामक विद्वान थे, साथ साथ गांधी जी, महात्मा गांधी। थॉमसन, रायबर्न, बायट और गांधी जी ने व्याकरण की शिक्षा कब से दी जाने की सिफारिश की है? छठी क्लास से। ये कहते हैं कि भी छठी क्लास में जैसे ही बच्चा आ जाता है उसको व्याकरण का ज्ञान करवाया जाना चाहिए, ताकि जैसे जैसे वो भाषा सीखेगा
उसके पीछे का कारण भी वो समझता जाएगा, उसके शुद्ध स्वरूप को भी वो समझता जाएगा, तो आगे जाकर उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो गांधी जी ने व्याकरण की शिक्षा 6वीं कक्षा से शुरू करने की सिफारिश की है। ये लीजिए, थॉमसन, रायबर्न, बायट, गांधी जी, ये विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि वे छठी क्लास से बच्चों को व्याकरण पढ़ाना शुरू कर दो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन अर्थ व परिभाषाओं के बाद आगे बढ़ते हैं किसके संबंध में, उद्देश्यों के संबंध में। तो व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं वो चीज अपन देखेंगे। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों को अगर अपन मोटे तौर पर देखें तो उसी आधार पर निर्धारित कर सकते हैं जो भाषा का मूल विषय है या व्याकरण का मूल विषय है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि भी व्याकरण शुरुआत कहां से करता है, वर्ण से। तो अपन यूं कह सकते हैं कि वर्णबोध व शब्दबोध कौशल का विकास, शब्दबोध कौशल का विकास व्याकरण द्वारा ही किया जा सकता है। पहली बात तो ये होगी। अपन किसकी बात कर रहे हैं, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्यों की बात अपन यहां पर कर रहे हैं। और उन उद्देश्यों में यदि अपन सबसे पहले बात करें तो भाई वर्ण से शुरू करता है ये व्याकरण सिखाना। तो व्याकरण हमें वर्ण की पूरी योजना बताता है। इसके बाद वर्णों से शब्दों की रचना कैसे बनती है, तो यह वर्णबोध व शब्दबोध कौशल का विकास करती है। तो इसलिए अपन इसको भी एक प्रमुख उद्देश्य मान सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो भाई व्याकरण जो है वो भाषागत तत्वों का ज्ञान करवाती है। व्याकरण शिक्षण द्वारा ही, व्याकरण के अध्ययन द्वारा ही हम समझ पाते हैं कि भी भाषा के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, भाषा के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से हैं, ठीक है, और वो किस दिशा में किस रूप में चलती है और उसके जो शब्दों का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण द्वारा भाषागत तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें आ गई। वर्णबोध का ज्ञान करवाया जाता है, शब्दबोध करवाया जाता है और भाषागत तत्वों का ज्ञान करवाया जाता है। ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। अपन और भी देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन देखते हैं भाषागत तत्वों के बाद अपन किस चीज को शामिल कर सकते हैं। तो अपन आगे देख सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण के और उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। व्याकरण शिक्षण के अन्य उद्देश्यों की यदि अपन बात करें, तो आगे अपन कह सकते हैं कि भी व्याकरण द्वारा ही अपन बालकों को ध्वनियों के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान करवा सकते हैं, सूक्ष्म ध्वनि का ज्ञान करवा सकते हैं। और ये जो विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियां हैं, या अपन कह सकते हैं कि अनेक सूक्ष्म ध्वनियां हैं, उनमें अंतर करके भी अपन समझा सकते हैं। अब अनेक सूक्ष्म ध्वनियां अपन किसे कह सकते हैं, जैसे ई और ई, ये ध्वनि है। उ और उ,
ये दोनों ध्वनियां हैं। तो इसका उच्चारण अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, ये हमें कौन बताएगा, व्याकरण बताएगा। व्याकरण हमें ये बताएगा कि भाई इनको तो हल्के में उच्चारण करना है और इनका दबाव लगाकर उच्चारण करता है। इनके उच्चारण में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा वायु का दाब लगता है, जबकि इनके उच्चारण में वायु का दाब अधिक लगता है। जैसे एक शब्द है विनय, ठीक है, विमय, और एक शब्द है बीमार। अब विनय में वी पर छोटी ई की मात्रा है तो अपनों ने हल्का दबाव दिया, विनय। बीमार तो बी में बड़ी ई आ रही है, तो इसलिए अपनों ने क्या किया, ज्यादा दबाव लगाया। तो इस प्रकार से है वो विभिन्न ध्वनियों का जो सूक्ष्म अंतर है वो भी हमें कौन समझा सकता है, व्याकरण ही समझा सकता है। साथ साथ अपन ये भी कहेंगे कि भाई शब्द जो योजना है, शब्द योजना का मतलब शब्द जो बनते हैं और जो बिगड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपनों ने एक कमल शब्द लिखा, ठीक है। अब ये कमल शब्द है वो कितने वर्णों से बना है, 6 वर्णों से बना है। 6 वर्णों से, यानी इन तीनों में ए स्वर भी है, तो 3 ये हुए, 3 ए हो गए। 6 वर्णों से इसकी योजना की गई है, अर्थात इसको निर्मित किया गया है। इसी प्रकार से एक शब्द है नयन, तो इसमें भी कुल 6 वर्ण है, ठीक है। अब अपन इन दोनों को मिलाकर और एक शब्द बना लेते हैं, क्या, कमल नयन। कमल नयन, तो ये एक सामासिक पद के तहत और एक शब्द बन जाता है। तो देखिए ये इस प्रकार से शब्दों की योजना किस किस प्रकार से करनी है, किस किस प्रकार से शब्दों को जोड़ना है, किस प्रकार से एक शब्द बनाने के लिए वर्णों को जोड़ना है, ये चीज भी कौन बताएगा, व्याकरण ही बताएगा। साथ साथ शब्द की योजना ही नहीं, शब्द शक्तियों का ज्ञान भी हमें कौन करवाता है, व्याकरण करवाता है। हिंदी में 3 प्रकार की शब्द शक्ति मानी जाती है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ठीक है। तो अभिधा व्यंजना शब्द की सामान्य शक्ति होती है जो शब्द को सीधा का सीधा अर्थ प्रकट करती है। और यदि अपनों ने कोई शब्द लिखा है, बोला है, उसका अर्थ उसी रूप में न लिया जाकर तीसरे अर्थ में लिया जाए, लक्षित अर्थ को लिया जाए, तो वहां पर लक्षणा हो जाती है। और व्यंजना की यदि बात करें तो एक ही शब्द यदि अनेक अर्थ देने लगे तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो एक ही शब्द की अर्थ प्रकट करने की शक्ति को ही अपन क्या कह सकते हैं, शब्द शक्ति कह सकते हैं। तो एक ही शब्द की अर्थ प्रकट करने की शक्ति को अपन शब्द शक्ति कहते हैं। ये चीज भी हमें कौन बताएगा, व्याकरण बताएगा। इसके साथ साथ शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान भी हमें कौन करवाएगा, व्याकरण ही करवाएगा। शुद्ध वर्तनी का मतलब हो गया शुद्ध लेखन, कि भाई शब्द किस प्रकार से शुद्ध रूप में लिखे जा सकते हैं, इसका ज्ञान भी हमें कौन करवाएगा, व्याकरण ही करवाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है, जैसे मंजू शब्द है। अब मंजू शब्द कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं, कुछ लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अगर आपको जानना हो कि भाई शुद्ध किस रूप में लिखा जाता है तो आप व्याकरण के पास जाइए, व्याकरण इसको पूरा का पूरा तोड़कर अच्छे से विश्लेषित कर देगा। तो ये है व्याकरण शिक्षण। तो यहाँ पर इसके उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं, इन आधारों पर जो मैंने अभी चीज बताई है अपन इनको सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जान लेते हैं। सबसे पहले तो अपनों ने क्या देखा, सबसे पहले इसका अगला उद्देश्य ये हो सकता है कि भाई सूक्ष्म ध्वनियों के ज्ञान, ध्वनियों के ज्ञान तथा सूक्ष्म ध्वनियों के ज्ञान तथा ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर भी हम व्याकरण द्वारा ही समझ सकते हैं। ये लीजिए, आगे देखें, ये अपनों ने देख लिया सूक्ष्म ध्वनियों
का ज्ञान, और इसके साथ साथ ये जो सूक्ष्म ध्वनियां है उनका अंतर भी हमें कौन बताएगा? व्याकरण बताएगा। इसके साथ साथ व्याकरण शिक्षण द्वारा शब्द योजना, साथ साथ शब्द शक्ति, किसी भी शब्द की कितनी शक्ति है, ये चीज भी हमें कौन ज्ञान करवाता है? व्याकरण। शब्द शक्ति तथा शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाया जाता है। व्याकरण शिक्षण द्वारा शब्द योजना, शब्द शक्ति और शुद्ध वर्तनी का ज्ञान करवाया जाता है। तो ये इसके अगले उद्देश्य हो गए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन समझते हैं इसके और कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। तो और उद्देश्य भी अपन देख लेते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको यूं कह दिया कि भाई एक शब्द है हिम जोड़ आलय, ठीक है। इसका मेल यानी यहां पर क्या है? ए, आगे क्या है? आ। इनका मेल किस में होगा? आ में होगा, और ये ध्वनि मैं पे चली जाएगी, यानी ही मैं जोड़ आ मा, और ये आ इसके साथ मिल ही गया तो लय बचा, हिमालय, ये शब्द बना। और इस आधार पर मैंने आपको कह दिया कि भाई ए और आ का कहीं भी मेल हो जाए, सदैव दोनों मिलकर एक साथ और क्या बनाएंगे? आ बनाएंगे, दोनों का एक स्वर बन जाएगा आ। इसीलिए तो ये और ये इसमें शामिल हो गया, इसीलिए तो अपनों ने इसको जोड़ दिया, ये तो इसमें आ ही गया, लय को अपनों ने लिख दिया। ये मैंने आपको बता दिया, और ये भी बता दिया कि भाई ए के साथ आ जुड़ेगा तो आ ही बनेगा। अब ये वैज्ञानिक तथ्य है। आप कहीं भी किसी भी शब्द में, कहीं भी किसी भी वर्ण परिवर्तन में आप देख लीजिएगा, ए और आ मिलेंगे, वहां पर आ ही बनेगा, कहीं भी तीसरा वर्ण नहीं बनेगा। ये हिंदी की क्या है? वैज्ञानिकता है। अर्थात हिंदी में जो शब्द बनते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता है, और ये वैज्ञानिक कारण हमें पता कैसे चलता है? हमें बताता कौन है? हमें हमारा व्याकरण बताता है। तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भाई भाषा की यदि वैज्ञानिक व्याख्या जाननी है तो व्याकरण पढ़ लीजिए, आपको पूरी की पूरी भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान हो जाएगा कि भी कोई भी शब्द बना है वो क्यों बना है, शब्द मिले हैं तो वो किसके तहत मिले हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि शब्दों का योग हुआ है वो संधि के तहत हुआ है या समास के तहत हुआ है, पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई व्याकरण द्वारा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा हम भाषा का, किसी भी भाषा को ले लीजिए, किसी भी भाषा के व्याकरण को ले लीजिए। इंग्लिश का वैज्ञानिक अध्ययन करना है कि भाई उसमें स्वर या उसमें वर्ण किस प्रकार से बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने वर्ण होते हैं, वो सारा का सारा इंग्लिश का ग्रामर बता देगा आपको। संस्कृत का व्याकरण संस्कृत से संबंधित, हिंदी का व्याकरण हिंदी से संबंधित। तो भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा संभव है? व्याकरण के द्वारा ही संभव है। अगले उद्देश्य की यदि अपन बात करें तो देखिए, यदि अपन विद्यार्थी को इस प्रकार से बता दें कि भाई बेटा ये शब्द इस प्रकार से बना है और इस शब्द का इस प्रकार से अर्थ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि एक शब्द है राका जोड़ ईश, ये शब्द है,
मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पर तो आ है और यहाँ पर ई है, ये दोनों मिलकर ए स्वर बनाते हैं, ठीक है। तो ए को अपनों ने, अब जब चूंकि ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो यहाँ पर तो ये बचा और ये भी आधा बचा, क्योंकि आ तो अपनों ने इससे निकाल लिया। तो इस आधे कै पर अपनों ने कौन सी मात्रा लगा दी, ए की मात्रा लगा दी। तो रा कै जोड़ एक के हो गया, और ये तो इसमें आ ही चुका, बचा 6, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने यूं बता दिया कि भाई राका का मतलब होता है रात्रि, ठीक है। ईश का मतलब होता है स्वामी। तो मैंने यूं कह दिया कि भाई रात का स्वामी, रात का पति कौन है, कौन है, रात का पति चांद को कहते हैं अपन, चंद्रमा को कहते हैं। अब इस तरीके से यदि बालक को ज्ञान करवा दिया जाए, देखिए यहाँ पर राका पूर्णिमा की रात्रि को कहा जाता है, अमावस्या की रात्रि को कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि अपन वैज्ञानिकता बच्चों के सामने रख दें कि भाई ये दो शब्द बने, राकेश अपन चंद्रमा को कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शब्द निर्माण देख लीजिए आप, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राका जोड़ी से, और रात का पति तो चांद ही होता है। तो इस प्रकार से अपन बच्चों को ज्ञान करवाएं तो बच्चों की भाषा पर मजबूत पकड़ भी बनती है। तो इसका एक उद्देश्य ये हो सकता है कि व्याकरण शिक्षण का एक उद्देश्य भाषा पर विद्यार्थियों की पकड़ मजबूत करना भी है, लीजिए स्क्रीनशॉट। दो चीजें, व्याकरण द्वारा भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, और यदि अपन वैज्ञानिक अध्ययन बालक को करवाएंगे तो जाहिर सी बात है बालक की व्याकरण पर पकड़ मजबूत होगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अगले उद्देश्यों की। और चूंकि विद्यार्थियों की पकड़ मजबूत होगी, अपनों ने देखा अब एक की भी विद्यार्थियों की पकड़ इसमें मजबूत होती है। तो विद्यार्थियों की यदि पकड़ मजबूत होगी तो जाहिर सी बात है कि वो शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो आगे अपना जो उद्देश्य हो सकता है वो ये हो सकता है कि बालक शुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये देखिए, शुद्ध भाषा का ज्ञान किसके माध्यम से संभव है, व्याकरण के माध्यम से। क्यों, क्योंकि अभी मैंने इसको स्पष्ट किया ही है। इसके माध्यम से ही अपन इसके पीछे का कारण अपन इसको इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं कि इसके माध्यम से बालक में रचना एवं सृजनात्मकता के गुण आते हैं। अब ये क्या चीज है कि भाषा, अगर व्याकरण पढ़ लेंगे तो शुद्ध भाषा का ज्ञान तो होगा ही होगा, साथ साथ बालक रचना। देखिए, यदि हमें यूं पता चल जाए कि भाई ए जोड़ ए आ होता है, या फिर अपन बालक को यूं बता दें कि ए जोड़ ए सदैव आ बनेगा, तो बच्चा स्वयं भी
जहां पर भी ए, जैसे मान लीजिए अंत्य जोड़ अक्षरी शब्द आ गया, तो वहां पर वो खुद कोशिश करेगा कि भाई यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी है, तो अपन इन दोनों को मिलाकर आ कर देते हैं। तो आ कर देते हैं तो शब्द क्या बनेगा, अंत्याक्षरी बन जाएगा। अंत्य जोड़ अक्षरी का शब्द क्या बना, अंत्याक्षरी बन जाएगा। तो इस प्रकार से बालक है वो स्वयं शब्दों की रचना करना सीख जाएगा, स्वयं उसमें सृजनात्मकता के गुण आ जाएंगे। सृजनात्मकता के गुण कैसे आ जाएंगे, क्योंकि वो स्वयं निर्माण कर पाएगा। साथ साथ अगर व्याकरण का ज्ञान है बालक को, तो वो बालक नए नए वाक्यों को निर्माण कर सकेगा, शुद्ध वाक्य लेखन सीख जाएगा, तो वो अपने आप शुद्ध और नए नए वाक्य लिखने का प्रयास करेगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं वो RAS व IAS का एग्जाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें अपन देखते हैं कि RAS व IAS में थ्योरेटिकल एग्जाम आती है, व्याख्यात्मक प्रश्न लिखने होते हैं। तो उसमें लेखन जो क्षमता है वो किसके माध्यम से आती है, कि विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा है वो लिख पाते हैं, प्रतियोगी ज्यादा से ज्यादा लिख पाते हैं, किसके माध्यम से, व्याकरण शिक्षण के। चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो, जिसको अच्छा भाषा ज्ञान होगा वही अच्छा लिख पाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और उद्देश्यों की। तो यहाँ पर अपनों ने बात की शुद्ध भाषा और इसके साथ साथ रचनात्मकता व सृजनात्मकता के गुण की। उसके बाद अपन कौन सा देख सकते हैं, देखिए जैसे ही बालक में रचनात्मकता का गुण आएगा, सृजनात्मकता का गुण आएगा, तो बालक क्या करेगा, बालक अशुद्धियां कम कर देगा। तो इसलिए अपन समझ सकते हैं कि व्याकरण शिक्षण के द्वारा, व्याकरण के अध्ययन से, यूं लिखते हैं अपन, व्याकरण के अध्ययन से बालक अपनी अशुद्धियों का निवारण कर पाएंगे। बालक क्या कर पाएंगे, भी व्याकरण के अध्ययन के तहत है वो अपनी अशुद्धियों का निवारण कर लेंगे। यानी वो जब भाषा की संरचना प्राप्त कर लेंगे या संरचना के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो वो अपनी अशुद्धियों को, अब कुछ एक जगह मान लीजिए बच्चों को क्लास में यूं बताया गया कि भाई मुस्कान शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, और आपको भी मैं बता देती हूँ शुद्ध इसी प्रकार से होता है। विडंबना ये है और दुख की बात ये है कि प्रचलन में इस प्रकार का है, आधा से आता है, साथ साथ हिंदी की पुस्तकें भी इसी प्रकार से लिखती है, ये ही से लिखती है, जबकि शुद्ध क्या होता है, ये होता है। अगर अपन ये बालक को ज्ञान करवा दें कि भाई बालक भी इसमें है, वो आधा से नहीं आकर पूरा से आएगा, तो बालक है वो बाद में आगे जाकर कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करेगा, अपनी अशुद्धि का निवारण कर लेगा। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भी बालक को इसके माध्यम से व्याकरण शिक्षण के दौरान बालक वाक्य संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। व्याकरण संरचना का ज्ञान का मतलब होता है कि शुद्ध वाक्यों के निर्माण का ज्ञान उसे हो जाएगा। जैसे अपन कहते हैं ना कि भी वर्णों का सार्थक मेल तो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, और शब्दों का व्यवस्थित एवं सार्थक क्रम क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ये बात भी बताता कौन है, व्याकरण बताता है। तो जब भी अपन वाक्यों को बनाएंगे तब अपन सार्थक एवं व्यवस्थित वाक्यों शब्दों को लिखेंगे, सार्थक एवं व्यवस्थित शब्दों का। व्यवस्थित का क्या मतलब है कि भाई अब देखिए मैंने यूं कहा कि राम घर जाता है, ये वाक्य है। अब इसको मैंने यूं कह दिया कि राम जाता है घर, तो वो अव्यवस्थित क्रम हो गया। तो ये बात भी हमें कौन बताएगा, हमें व्याकरण बताएगा कि भाई सबसे पहले अपन कर्ता लिख रहे हैं,
बीच में अपन जो अन्य शब्द है वो लिख रहे हैं और अंत में अपन क्रिया लिख रहे हैं। और हिंदी में वाक्यों के दो ही भेद होते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया, कर्ता को उद्देश्य मान लिया जाता है, क्रिया को विधेय मान लिया जाता है, बाकी को इन दोनों में ही शामिल कर लिया जाता है। तो इसलिए व्याकरण के अध्ययन द्वारा बालक अपनी अशुद्धियों का निवारण करेंगे तथा वाक्यों की संरचना का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ कि जिसके बारे में अक्सर विद्यार्थी है वो गलती करते हैं। कौन सी बात? कि विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह का प्रयोग भी विद्यार्थी समझ पाएंगे, या फिर अपन यूं भी कह सकते हैं कि विराम चिन्हों का ज्ञान भी इन्हें हो पाएगा। किसके माध्यम से? व्याकरण शिक्षण के माध्यम से। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अपनों ने व्याकरण शिक्षण के कुछ उद्देश्य देखे हैं, जबकि व्याकरण शिक्षण किसी भी भाषा को सीखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसके उद्देश्य और भी हो सकते हैं, परंतु आज की क्लास में देखेंगे इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।